इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक कैपिटल जी लाते हैं, जी m1m2/r²। इसलिए इसको जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फोर्स किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब m1 और m2 मास अगर किसी वाटर में हो या स्पेस में हो, r डिस्टेंस पे फोर्स के मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्सली हर जगह g की वैल्यू सेम है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक कैपिटल जी की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल चुका है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो 1 2 को फोर्स जो लगाएगा, 1 जो 2 पे लगाएगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 1 एंड 2, यह फोर्स ऑन 2/1। उसी तरह से जो 2 1 पे लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा, ये लगाएगा फोर्स ऑन 1/2। 1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर किधर की तरफ होता है 2 का, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए F21 और R21 एक दूसरे के अपोजिट अरे है। तो 1 के रेस्पेक्ट में है ना, हाँ, 1 के रेस्पेक्ट में 2 तो का R1 पोजीशन तो वेक्टर आएगा। R21, अच्छा यस पोजीशन सर। वेक्टर ऑफ यस 2 सर, विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। यस अब सर, यहाँ पे यस सर। देखिए F21 जो है और R21 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जब भी आपको इन वेक्टर फॉर्म लिखना होता है तो वेक्टर फॉर्म में F21 वेक्टर को लिख सकते हैं G m1 m2 बाई R21 का स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ R21 कैप। देखिए माइनस साइन क्यों लगाया, इसकी डायरेक्शन मैंने, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसके साथ ये डायरेक्शंस लगाया जिसमें हमने एक यूनिट वेक्टर बनाया। R21 के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाया तो इसको मैं R21 का कैप लिख रहा हूँ, माइनस साइन लगा दिया तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो मैंने कहा कि F21 जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ R21, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं G m1 m2 बाई R21 और R12 तो दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड, इसको हम यस सिंपली सर, R इक्वल एंड लिख रहे हैं, ऑपोजिट। दैट इज R², और इसको मैं लिख देता हूँ R12, इसका यूनिट कैप। तो ये हमारे पास हो गया F21 वेक्टर इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R² इंटू R12 का कैप। क्लियर? मतलब इससे हमने ये बताया कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो G m1 m2 बाई R² होता है, और जो डायरेक्शंस होती है फोर्स की m1 का m2 पे और m2 का m1 पे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे हमने 1 2 दिया। अब जैसे अब हम इसको बात करें, कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर m मास है, इधर m मास है, इधर m मास है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फॉलोज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पेस में m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है और एक m0 मास। तो m0 मास पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, m1 भी लगा रहा है, m2 भी लगा रहा है, m3 भी लगा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि m1 का जब m0 पे इंटरेक्शंस देखते हैं तो m2 और m3 को एब्सेंट मान लेते हैं, मेंटली एब्सेंट मान लेते हैं। m2 का m1 पे जब हम फोर्स की बात करते हैं तो m1 m3 को एब्सेंट मान लेते हैं, और जो टोटल फोर्स F नेट होता है वो हो जाता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। इनका वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस टेकिंग द एब्सेंट ऑफ अदर मासेस। मतलब हम 1/1 इंटरेक्शन जब कराते हैं तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ग्रेविटेशनल फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यहाँ से m मास है, ये m मास है, यहाँ पे m मास है, ये m मास है, साइड लेंथ इधर a है, इधर a है, इधर भी हमारा a है,
यहाँ देखिए m मास का पार्टिकल इस m मास को अट्रैक्ट करेगा किस तरफ, along the line joining the particles। मैं देखो इस मास पे फोर्स की बात कर रहा हूँ, मास एट द पोजीशन ऑफ 2। ये मास इस मास को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये मास इस मास को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये एंगल इक्विलेटरल में 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो यहाँ पे फोर्स एक्टिंग एट 2, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, ये भी एफ फोर्स है, ये भी एफ फोर्स है। एफ और एफ फोर्स का रिजल्टेंट 60 डिग्री पे आपको बताना है, तो √3f होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √3f, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f इंटू एफ इंटू कॉस 60। तो कॉस 60 होता है 1/2। इस हिसाब से ये हो गया √3f, बताया था वेक्टर में। तो यहाँ से √3f हो गया। अब f को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं gm²/a²। तो बेसिकली जो नेट फोर्स है उस पार्टिकल पे वो हो गया √3 टाइम्स ऑफ gm²/a²। मतलब जब कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ये जो फोर्स है gm1m2/r², ये क्या है, ये है फोर्स अप्लाइज एट द पॉइंट मास। अब मान लो कि अगर ये पॉइंट मास नहीं होगा, जैसे मैंने आपसे कहा एक पार्टिकल्स और एक रॉड के बीच में फोर्स आता है, मैंने पूछा क्या, ये m मास का पार्टिकल है, रॉड की सर एक लेंथ है बारी वो, वो पीछे वाला पेज चला दो सर। हाँ, मुझे एम नॉट समझ नहीं आया सर, एम नॉट क्या है सर इसमें? यहाँ पे m0 एक मास है, राइट, और स्पेस में m1 m2 m3 अदर मासेस है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आप हैं और आपके यस बहुत सारे दोस्त हैं, तो आप मान लीजिए m0 मास है और आपके सारे दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, m1 m2 m3। तो आप पे जो ओके फोर्स लगेगा वो एक एक करके लगेगा। जैसे एक दोस्त ने फोर्स लगाया तो दूसरे तीसरे को आप एब्सेंट मान, यस है सर, ना। हाँ अब हाँ ऐसा ऐसा क्यों एब्सेंट मानने की, क्योंकि प्रिंसिपल ग्रेविटी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटली एक्सपेरिमेंटल है। ये बताया कि यदि m1 जब इंटरेक्ट करेगा m0 से और उसी समय m2 भी m3 इंटरटेन करेगा इस फोर्स को, तो डिस्टॉर्शन ऑफ फोर्सेस होगा, क्योंकि m1 को कुछ m2 भी फोर्स लगाएगा, m3 को कुछ m1 भी फोर्स लगाएगा। यस सर। तो इसलिए बोलता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप वन एट ए टाइम बात करो, m1 का m0 पे, फिर m2 का m0 पे, सर फिर तो m3। इस एग्जांपल में मतलब एम नॉट ये वाला सेकंड वाला जो मास लिया हुआ है अब वही है ना? यहाँ पे सेकेंड वाला मास है जिसपे हम एम फोर्स नॉट। बाकी के 2 मास का लगा रहे हैं और ये वेक्टर सम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर सर एग्जांपल, जी सर आप एक बार सुपरपोजिशन वाली बात एक बार फिर से बताओगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सर ये वो सुपर कैट वाला थोड़ी है, श्रोडिंगर कैट वाला। क्या क्या कैट, सर वो कैट का भी सुपरपोजिशन था ना, वो कुछ श्रोडिंगर की कैट सुपरपोजिशन वाले स्टेट में आ जाती है। सर उसमें चार्ज वो तो चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ाया था ना, तो वो तो क्वांटम सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटम फिजिक्स में मैकेनिक्स में। पूछी गई है। यस, हाउ तो क्वांटम मैकेनिक्स में सर है। एक बार से पिछली स्लाइड दिखा दो। इट इज फॉर हेवनली बॉडीज ओनली। सर आप एक बार थैंक यू सर। बताना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी बताता हूँ। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। देखो अब ये चैप्टर जो है, फिर से मैं आप सबको बता रहा हूँ, दिस चैप्टर इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चैप्टर्स, ग्रेविटेशन चैप्टर। एंड ये चैप्टर जो है वो मतलब 30% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता है, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर, वहाँ भी आपको काम आ जाएगा। और प्लस क्या है, ये चैप्टर इंडिपेंडेंट है तो इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। थोड़े बहुत वेक्टर के कॉन्सेप्ट जो आपको चाहिए, इसके अलावा पीछे से कोई खास क्रिएशन है नहीं। तो ये चैप्टर है। फ्लूइड भी करीब करीब वैसा ही है, बिल्कुल ही अलग टाइप चैप्टर है। हीट भी बिल्कुल अलग टाइप ऑफ चैप्टर है और एसएचएम वेव्स सर, भी बिल्कुल अलग टाइप ऑफ चैप्टर। एसएचएम। एसएचएम भी है बीच में, ऑसिलेशंस भी है, वो ऑलमोस्ट उसमें भी जो है ना डिफरेंट ही है। तो आप ये मान के चलो रोटेशंस तक एक टाइप का होता है और रोटेशंस के बाद जो अगला चैप्टर है इसके 3 सेक्शन है। तो ये हम दूसरे सेक्शंस में हैं और एक सर सेक्शन और बचा ऑप्टिक्स भी हुआ आएगा क्या सर? ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिक्स 12th में है ना। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मान्य क्या, मैं बता देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सबसे पहली बात
क्यों होता है? तो मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट प्रूफ है ये चीज़। तो आप ये रीज़न इसका आप नहीं पूछ सकते, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से आपने G M1 M2/r² का रीज़न अभी बहुत अच्छे बच्चे की तरह नहीं पूछा। आप पूछ सकते थे व्हाई द टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो फिर न्यूटन साहब को बुलाना पड़ता। हाँ, बट रीज़न है, जब आप जैसे-जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें एक्सप्लेनेशन बढ़ता शुरू हो जाता है। सर चीज़ें न्यूटन पूरी ने लिखा था अपनी बुक में कि आई हियर बाय लीव द रीजन फॉर दिस टू द रीडर ओनली। उसकी बुक जो है उसमें तो उसको खुद को ही नहीं पता था। ठीक है। आइंस्टाइन ने बताया था फिर। वो हाँ, एक्चुअली क्या है, जो ये ग्रेविटेशंस है, तो इसमें जितने भी फ़ोर्स है, वो उसका क्या है ना, ये लॉ तो बता दिया बट रीज़न तो होता ही है। तो अभी बियॉन्ड अपने इसमें कि ग्रेविटॉन पार्टिकल्स होता है, उसका एक्सचेंज होता है, ग्रेविटॉन थ्योरी होता है, जब हम क्वांटम में पढ़ते हैं। क्योंकि आइंस्टीन जो है क्वांटम स्पेशलिस्ट था। सर साइंस हमेशा तो प्रूफ बेसिक मांगती है सर, अब इसमें प्रूफ नहीं है, इसीलिए अब बस एक लॉ है एक तरह से। हाँ, तो अभी जैसे अभी लॉ है, तो लॉ का भी फिलहाल प्रूफ नहीं करें। दूसरी बात यहाँ पे जैसे सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल है। तो सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल क्या है कि जैसे मान लीजिए कि स्पेस में एक मास है, m0, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मास हैं, m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, m5 है। इस तरह से इनफाइनाइट मास हो सकते हैं। तो सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल कहता है कि m0 m1 को m0 पे m1 ये फोर्स लगा रही है, अट्रैक्ट कर रही है। m0 पे m2 इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। m3 m0 पे इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एंड सो ऑन। सारे मासेस m0 पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा। सपोज दिस इज यस सर, F1, हाँ दिस हाँ। इज F2, F3, F4, F5। तो नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन m0 है, वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा। दैट्स आ गया सर समझ। इट। तो अब यहाँ से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पॉइंट मास की रहती है केवल। जैसे दो मास है, यदि पॉइंट है, तभी इसको हम अप्लाई करते हैं। अब अगर एक पॉइंट मास है और एक रॉड है, तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि हाउ दे डू अट्रैक्ट ईच अदर, कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है, डिस्टेंस आर है। तो अब बताना है कि कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट मास, पहले रॉड का एक पॉइंट मास बनाए। रॉड का पॉइंट सेंटर ऑफ मास मास। बनाएंगे तो हम एक सेंटर ऑफ मास नहीं, पहले हम एक्स पे एक डी एक्सल, यहाँ से इस पॉइंट मास से एक्स पे एक डी एक्स एलिमेंट बनाए। तो x पे जब dx बनाया तो इसका जो dm मास हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया m/l इंटू डी एक्स। यस सर। l लेंथ का मास m, यूनिट लेंथ का m/l, dx लेंथ का m/l dx, तो ये dm मास हो गया। इन दोनों के बीच में जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा g m इंटू dm डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये जो df फोर्स हो जाएगा g m, dm को लिख सकते हैं m/l dx और बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें टोटल फोर्स के लिए इस df को इंटीग्रेट करते हैं तो g कैपिटल M स्मॉल m बाई l और dx बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में x की लिमिट डालते हैं। x पहला जो एलिमेंट्री रॉड का पार्टिकल मिलेगा वो r पे मिलेगा, और जो आखिरी वाला मिलेगा वो r प्लस l एल पे पे मिलेगा। आर प्लस एल। तो यहाँ से हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई l, dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है। dx बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, नहीं किसी को इंटीग्रेशन पता हो तो आ जाना, सेंटर पे बता दूंगा। सबके लिए आलस मत करना। -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 दैट इज -1/x। तो -1/x इसकी लिमिट हो गया r से लेकर के r प्लस l। तो ये हो गया g कैपिटल M स्मॉल m बाई l, और इसको अब हम करते हैं, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस l। यस सर। तो ये टोटल हमारे पास फोर्स हो गया बिटवीन द रॉड एंड ए पार्टिकल। तो रॉड एंड पार्टिकल पे जब आपको फोर्स बताना हो तो हम इसको लिखेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एल 1/r माइनस 1/r प्लस एल। अब जैसे हम बात करते हैं, वो जनरल फॉर्मूला हो गया ना सर ये रॉड के लिए।
हाँ ग्रेविटेशन, हाँ जनरल फॉर्मूला, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब हो गया कि हर मास का सराउंडिंग में r डिस्टेंस पे एक फील्ड इफेक्ट होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर m1 और m2 मास के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो m2 के एब्सेंट पे m2 अगर एब्सेंट है यहाँ इस पॉइंट, तो m1 का कौन सा इफेक्ट है जो प्रेजेंट है? क्योंकि जैसे आप m2 डालते हैं, वो इफेक्ट इस m2 पे एक्टिवेट होता है और फोर्स लग जाता है। तो इसको फिजिसिस्ट ने बताया कि हर मास का या हर चार्ज का अपना एक फील्ड होता है। तो उसी तरह से m1 मास का m2 पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज सर ये आपने फर्स्ट वाले डायग्राम ग्रेविटेशनल, में क्या लिखा हुआ है सर? कौन से ऊपर? हाँ उस साइड जो सेकंड वो M2 है क्या सर? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल अच्छा फील्ड इधर m1 है m2 है, ठीक है, r डिस्टेंस। तो मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। मतलब अगर मान लीजिए कि हम m मास का इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे m0 मास को प्लेस करेंगे, जो कि m0 मास को हम लोग बोलते हैं टेस्ट मास। और ये मास क्या होता है? यूनिटी होता है। बेसिकली फिजिकली में यूनिट का मतलब यहाँ पे 1 kg या 1 ग्राम नहीं है। इस m0 मास की जो वैल्यू है वो टेंडिंग टू 0 है, सो वेरी स्मॉल मास। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि यूनिट मास पे जब आप फोर्स की बात करते हो इस m मास का इस पॉइंट P पे r डिस्टेंस पे, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो हमारा फोर्स के इक्वल होता है। उसको E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू Gm/r स्क्वायर। कहाँ से आया? Gm1 m2 बाई r स्क्वायर था, ये फोर्स था। m1 को मैंने m बताया, ये सोर्स मास है, और m2 को यूनिटी बताया, दैट इज टेस्ट मास। तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द यूनिट मास होता है किसी भी ग्रेविटेशनल किसी भी सोर्स मास के फील्ड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू फोर्स की, तो वही जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। मतलब जिधर फोर्स लगेगा उधर ही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो जिस तरह से आप फोर्स को कैलकुलेट कर रहे थे, हम फील्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ओवर देयर। और आप ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जाता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, इट सर अगेन एक बार वो फॉलोज पीछे की स्लाइड चला दो, 2 लाइन बची हुई है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप दोनों चीज करोगे तो क्या पता समझने में दिक्कत आए, लिखोगे भी और सर हो समझोगे भी। गया। तो जैसे मान लीजिए कि m मास है, इधर भी m मास है और इधर भी m। मैं आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पे सेंटर पे पूछता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, तो आप क्या करोगे? सेंटर पे एक टेस्ट मास रख दोगे m, और इस यस m सर नॉट मास M0 को m इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये m इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये m इधर अट्रैक्ट कर रहा है। सिमेट्रिकल यदि सारे फोर्सेस इक्वल है तो जो सुपरपोजिशन नेट प्रिंसिपल। फोर्स होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगा? इस पॉइंट पे 0 होगा। तो m नॉट मास विल नॉट मूव, m नॉट मास कहीं भी नहीं जाएगा। मास कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसमें एफ यहाँ पे नेट नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, है ना, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यानी फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे सर कहूँ कि जी बताइए, सर एफ नेट 0 कैसे हुआ? एफ नॉट क्यों 0 हुआ? जैसे देखो इस m नॉट मास पे 3 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। अपने को पता है कि 3 वेक्टर यदि इक्वल एंगल पे सेपरेटेड हो आ गया है सर। तो रिजल्टेंट क्या होता है? Yes, sir. 0। जी 0 तो यहाँ से ई नेट भी 0 हो गया, एफ नेट 0 है तो ई नेट भी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से मान लीजिए कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री दे सकता है। मैंने आपसे पूछा कि स्क्वायर के वर्टिसेस पे ये मास है, और बताइए कि इसमें
इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो? आंसर बताइए मेरे को। ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट मास P, P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास, और इस यूनिट मास को हम टेस्ट मास बोल रहे हैं। इसको इसका मास हमने m नॉट रखा है। तो पहले हम उसमें टेस्ट मास रख देंगे, इस पर नेट फोर्स देख लेंगे, उसको m नॉट वहां से हटा देंगे या m नॉट से डिवाइड कर देंगे, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। सर वो ये स्क्वायर ही है ना सर, मतलब ए डिस्टेंस ये भी M से P के बीच में स्क्वायर लास्ट। है, स्क्वायर स्क्वायर है ना सर? हाँ तो 90 डिग्री स्क्वायर ही होगा। जी सर। एफ एफ के टर्म में नहीं, m और a के टर्म में बताइए। m और a के टर्म। ये cos थीटा, थीटा थीटा क्या है? तो 2gm पाई a स्क्वायर, gm स्क्वायर 2a gm स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, सबका आंसर थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करिए, है ना? क्लास के अंदर एक अटेम्प्ट मिनट, करेंगे एक मिनट। तभी तो पता चलेगा मुझे कि मुझे बताना चाहिए दोबारा नहीं बताना। देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या करते हैं, m नॉट मास को पुट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे फील्ड निकालना है। अच्छा, अब इस m नॉट मास में सुपरपोजिशन से टोटल फोर्स दिखाया, तो ये उधर वाला फोर्स हो गया, एक इधर वाला फोर्स। ये दोनों फोर्स तो आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? क्योंकि डिस्टेंस सेम है और मास का पेयर भी सेम, और ये मास इसको इधर की तरफ डायगोनली अट्रैक्ट करेगा। √2a यहाँ पे डिस्टेंस। तीन वेक्टर है एफ, एफ और F1। तीनों का रिजल्टेंट, एफ और एफ का रिजल्टेंट √2f होगा डायगोनली, बिल्कुल बीचों बीच। तो जो टोटल फोर्स हो गया,
तो हाँ, तो ये देखते हैं कि टोटल जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा? ये होगा √2F प्लस F1। F जो है जहाँ पे Gm m0/a² है और F1 है Gm m0/√2a का होल स्क्वायर। ये आ गया होगा शायद समझ में, क्योंकि यहाँ Yes, से sir. यहाँ तक का डिस्टेंस, डायगोनल डिस्टेंस √2a होता है स्क्वायर में। Yes, sir. तो टोटल फोर्स हमने ये दिखाया। अब यहाँ से टोटल फोर्स पर यूनिट मास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो जो E हो जाएगा m0 को बीच में से हटा दो, क्योंकि m0 से डिवाइड करना है हमें, प्लस Gm/2a²। इसको एक साथ लिखोगे तो Gm/a² कॉमन ले लो, √2 + 1/2। तो दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट P। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने पहले एक टेस्ट मास रख दिया, एंड फोर्स बाय टेस्ट मास जो होता है वही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। दैट्स ऑल। या दूसरे वे में आप यहाँ पे यूनिटी मास रख दें और उसके बाद फोर्स दिखा। तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, सर हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा था ना सर, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्शन में दो वेक्टर अब हाँ सेम डायरेक्शन में है तो a + b होगा यस ना। सर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी को नहीं आया हो तो बता देना, मैं दोबारा बताऊंगा इसको। आ गया सर, अच्छा क्वेश्चन आ गया सर। ठीक, आगे ओके। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, स्फीयर्स के लिए अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि अगर हम किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड m मास का एक स्फीयर है और r इसकी रेडियस है, और यहाँ पे r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे शेल थ्योरम। देखो शेल थ्योरम क्या है। शेल थ्योरम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि पॉइंट P पे अपने को बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, तो पॉइंट P से पास करता हुआ एक स्फीयर लेते हैं। पॉइंट P से पास करता हुआ एक स्फीयर ले लिया, तो इस स्फीयर में देखेंगे कि E इंटू ई डॉट ds, यानी E इंटू डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4πr² इज इक्वल टू हो जाएगा 4πg इंटू मास इनक्लोज्ड। तो इस पॉइंट P के अंदर मास कितना इनक्लोज्ड, तो इस पॉइंट P के अंदर टोटल मास इसका इनक्लोज्ड है। आपको शेल थ्योरम ये कहता है, यहाँ पे जैसे आप पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना हो, तो पॉइंट P से पास करता हुआ आपने क्या करा, एक एक सरफेस ले लिया, स्फीयर बना। क्लोज सरफेस, स्फीयर मान लिया, जो इसको पूरी तरह से सिमेट्रिकली क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद E इंटू 4πr², ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटू एरिया ऑफ द स्फीयर, जो जिससे आपने क्लोज किया है, इज इक्वल यस टू सर, टोटल सरफेस एरिया। 4πg कांस्टेंट इंटू मास इनक्लोज। मास इनक्लोज का मतलब है इसके अंदर कितना आपने मास, जो स्फीयर आपने जिससे क्लोज किया उसके अंदर कितना मास है, तो टोटल अपने पास क्या है, ये है 4πg इंटू मास कैपिटल M, टोटल मास इनक्लोज हो गया इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। शेल थ्योरम कहता है कि ये मास यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द मासेस, आपने जिस शेल से इसको क्लोज किया है, शेल मतलब अंदर होलो होता है, तो जिस शेल से आपने इसको क्लोज किया है उस सेल के अंदर जितना मास है वो इनक्लोज्ड मास जो रखेंगे वो राइट साइड, m हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया Gm/r²। तो अकॉर्डिंग टू द शेल थ्योरम, यदि अपने पास स्फीयर है और यहाँ इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, तो इसके टोटल मास को हम इसके सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं।
और अपने को पता है कि m मास से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड gm/r² होता है। तो जब फॉर आउटसाइड पॉइंट, स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे जब हम बात करते हैं, तो टोटल मास ऑफ द स्फीयर इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। फॉर आउटसाइड पॉइंट, the total mass of the sphere is supposed to be concentrated at the center। ठीक है। अब जैसे मान लो कि यही चीज अगर मान लो कि हमारा Even स्फीयर last है, slide. Done, sir. अब यही चीज मान लीजिए कि ये पॉइंट P जो है वो सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, ये मान लीजिए रेडियस r है, टोटल स्फीयर का मास है, तो अपने आप में ये स्फेरिकल सेल है, या पॉइंट Yes, sir. P से जस्ट पास करता हुआ इसके क्लोज एक हम सेल ले लेते हैं। तो शेल ले लेते हैं, तो इसके अंदर जो होगा वो फिर E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो गया, क्योंकि R रेडियस ऑफ द सेल है, इज इक्वल टू 4 पाई G कांस्टेंट है, इंटू इसके अंदर मास इनक्लोज्ड कैपिटल M है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, सो E इज इक्वल टू हो गया G कैपिटल M बाई R स्क्वायर, मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया वो GM बाई R स्क्वायर हो गया, राइट। इसका ये मतलब हो गया कि यदि हम सरफेस पे कोई पॉइंट मास है, तब भी हम क्या करते हैं, पूरे मास को के सेंटर पे अज्यूम कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन r इज ग्रेटर इक्वल्स टू कैपिटल R एट द होल मास इज सपोज्ड टू बी एट सेंटर, सपोज्ड टू बी एट सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे दो बात है, इनसाइड में दो बात आएगी, एक आएगा सॉलिड के लिए अलग और हॉलो के लिए अलग। Yes, sir. यदि हॉलो है और तब आपने कोई पॉइंट P दिया इसके अंदर, तो पॉइंट P से पास करता हुआ यदि हम कोई शेल बनाते हैं, और पॉइंट P से पास करता हुआ शेल जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये स्फीयर को तो क्रॉस करेगा नहीं। पॉइंट P से पास करता हुआ जो शेल होगा वो तो अंदर ही रह Sphere जाएगा, के अंदर ही होगा. Yes, sir. Yes, स्फीयर sir. के अंदर ही रह जाएगा। तो जो मास इनक्लोज्ड होगा वो 0 होगा, Yes, sir. जी Yes, sir. E इसमें जो Zero. ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा वो क्या होगा, जीरो Zero. तो इसका मतलब है कि किस शेल थ्योरम ये बताता है कि कोई भी पॉइंट हो इनसाइड एनी हॉलो स्फीयर, वहां सब जगह जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या होगा, 0। Zero. बेसिकली ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ये फॉलो कर रहा है। अगर हम इसको लॉजिकल एनालिसिस पे इसको हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड आप कह रहे हो कि P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0। तो यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पे जो बहुत सारे मासेस पॉइंट ऑफ मास है स्फीयर में, M1 M2 M3 M4 M5, इस तरह से Mn, बहुत सारे पार्टिकल, और इधर भी हमारा क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स होगा। इसको मैं कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 बात करता हूँ। वो कह रहा है कि इधर वाले जितने भी मास है वो सब इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं इधर की तरफ, और ये वाले मास इसको इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि यदि तो एक नेट पॉइंट पे फोर्स नेट अगर जीरो हो रहा है सिमेट्रिकली आपको, आप यहाँ पे देखो सिमेट्रिकली देखो, सिमेट्रिकली यदि आप कोई पॉइंट P यहाँ पे रखते हो, तो
तो बिल्कुल ये क्लियर बात है कि यहाँ पे जो सारे मास है इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, यस सर, तो Yes. इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो। आप Zero. तो लॉजिकल ड्यू टू सिमेट्रिसिटी बोलते हो कि एट द सेंटर जीरो होगा। अब मैं अदर देन सेंटर की बात करता हूँ, क्योंकि हर मास का ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट पी पे जीरो है। अब अगर पॉइंट पी को हम पॉइंट क्यू पे लेते हैं, अदर देन सेंटर लेते हैं, तो अदर देन सेंटर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर ये सारे पॉइंट मास बहुत कम हो गए जो इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मास बहुत ज्यादा है जो इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। इफेक्ट क्या होता है एक्सपेरिमेंटली कि ये चीज जो है, क्योंकि मासेस बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस भी बढ़ गया ना, और इधर Yes, sir. मासेस कम है तो तो डिस्टेंस डिस्टेंस भी कम हमारा ही हुई कम है। है। यस सर, डिस्टेंस कम होने The पे distance. फोर्स बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ने पे Yes, sir. फोर्स कम। बैलेंस All हो get जाता है हम सर। ये कह सकते हैं कि यदि हम अदर देन सेंटर पे भी कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जीरो। जीरो होता है। ये हमारा शेल थ्योरम कहता है। यस सर, समझ में आ गया। अब सॉलिड में अगर हम बात करें, ये चीज हम सॉलिड में बात करें, आर रेडियस का स्फीयर है और यहाँ पे क्या है, स्फीयर सॉलिड है। अब यहाँ पे पॉइंट पी से पास करता हुआ यदि हम एक शेल लेते हैं तो हमें इसके अंदर इनक्लोज्ड मास निकालना पड़ेगा। सपोज ये आर रेडियस का आपने शेल बनाया है इसके अंदर, तो इसको हम करेंगे E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई जी इंटू मास इनक्लोज इसके अंदर कितना होगा। तो अब इसको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए मास पर यूनिट वॉल्यूम रो है ना, तो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू कर दिया। जी सर। अगर हम यूनिट वॉल्यूम में मास रो मान रहे हैं, ये मास की डेंसिटी है। रो क्या है यहाँ पे, मास डेंसिटी, Density. मास डेंसिटी। तो यहाँ से ये चीज होगा, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल है, तो ई हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर बाई थ्री। देखो यहाँ पे फोर बाई थ्री कितना होगा, रो जी रो आर बाई थ्री, जी रो आर बाई थ्री। और रो की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, जहां पे रो की वैल्यू बात करते हो एम बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यू। टोटल स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, फोर बाई थ्री पाई क्यू। और मास पर यूनिट वॉल्यूम ये डेंसिटी होता है, तो रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ये डेंसिटी वेरी भी कर सकता है, तो उस ढंग से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सर ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। तो उसके लिए जो रो है वो एम बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यू है। इसको यदि आप कैलकुलेट करें, रो की वैल्यू उसमें डाल दें, तो ई की वैल्यू आ जाएगी जी एम आर बाई आर क्यू। मतलब देखिए सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट पे, सॉलिड स्फीयर इनसाइड जो है वो जी एम आर बाई आर क्यू है, जबकि हॉलो स्फीयर जो ई है वो जीरो है। हॉलो स्फीयर और शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो है। तो स्फीयर का ये केस देखा, जिसमें क्योंकि जो हेवनली जो जनरली बॉडीज होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, इसलिए उनका ग्रेविटेशनल फील्ड देखना जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब स्फेरिकल शेप का होता है, नियरली स्फेरिकल होता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इसका किस पोजीशन पे कैसा होगा। तो तीन ही पॉइंट्स है, तीन ही पॉइंट्स है। एक हमारा है आउटसाइड, एक है ऑन साइड मतलब ऑन दी सरफेस, और एक है इनसाइड। इनसाइड में हॉलो के लिए अलग यस हो सर, गया, दो केस है सॉलिड के इनसाइड। लिए अलग। तो केस अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कि हर मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद साथ में मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया। उसके बाद मैंने आपको दिखाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कैसे क्वेश्चंस पे यूज करते हैं, किसी भी पॉइंट मास पे वेक्टर सम कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको देखा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, जो शेल थ्योरम बताया। अब हम बात करते हैं आगे, शेल थ्योरम एनसीईआरटी में नहीं है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जब हम बात करें तो यहाँ पे हम अर्थ का केस या कोई भी प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट का केस ले सकते हैं।
हम फॉर द अर्थ सरफेस बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो फॉर अर्थ के लिए है, तो फॉर अर्थ बात करते हैं। अर्थ को हम एक स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, कंप्लीट स्फीयर, मास m है, रेडियस r है। अब इसके भी 3 पॉइंट हो गए, एक हो गया इनसाइड, एक हो गया ऑन साइड, एक हो गया बाहर। अब बाहर यहाँ पे पॉइंट P हो गया, पॉइंट Q हो गया और ये पॉइंट R। तो तीनों जगह ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से वेरी करेगा? जैसे मैंने बाहर के लिए पॉइंट के लिए अर्थ की सरफेस से मानो कि R डिस्टेंस पे ये पॉइंट अर्थ के सेंटर h हाइट पे, और R जो स्मॉल r ले रहा हूँ वो कैपिटल R प्लस h है। द पॉइंट P इज h हाइट अबव द अर्थ सरफेस, पॉइंट P। तो जो अर्थ के सेंटर से, क्योंकि स्मॉल r कहाँ से लेते हैं? अर्थ के सेंटर से, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए होता है gm/r²। हमने देखा था सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड पॉइंट के लिए। और यहाँ आर सर, आर प्लस यहाँ पे सॉलिड r, यहाँ पे r क्या था? gm/r²। यस सर, सेंटर से डिस्टेंस था। यस तो सर, हम यहाँ से पुट अगर कर देंगे r इसको में, अप्लाई करना चाहते हैं, gm आर बाई प्लस r एच प्लस h का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वही हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, इस पॉइंट पी पे जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स बाय मास ही तो एक्सलेशन होता है। तो ये यस बेसिकली सर, ग्रेविटेशनल फील्ड एक तरह से एक्सलेशन का ही तो रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये यस सर, ग्रेविटी के कारण एक्सलेशन है, इसलिए इसको एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो g इज इक्वल टू यहाँ से जो हो जाएगा हाइट के हिसाब से वो हो जाएगा gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन। वही चीज अगर हम ऑन द सरफेस बात करते हैं, जिसको मैं जी नॉट ले रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं gm बाई r आर स्क्वायर। h जीरो हो जाएगा अर्थ के सरफेस पे, ये पॉइंट P पे है, ये पॉइंट Q पे है। यहाँ से gm को g नॉट बाई r स्क्वायर लेते हैं, मतलब ये अपने पास जो 9.8 है वो अर्थ के सरफेस का है, जहाँ पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने को पता है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻31 kg के फॉर्म का है, और r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है सर ये 6400 किसी भी kg। प्लेनेट के लिए निकाल सकते हैं कि अपन ये जो फॉर्मूला निकला है अपने हाँ, उसके ये तो हिसाब हर से? किसी भी प्लैनेट्स के लिए निकाल सकते हैं ना। ये मून के लिए अगर उनकी मास और रेडियस माने तो तो जो हाँ, स्फेरिकल हो वो। स्फेरिकल नेचर का होना चाहिए। और जैसे मून का भी जो है होगा एक एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। जब आप पढ़ते थे 9th क्लास में तो वहां पे एक क्वेश्चन आता था कि मून हैज नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका रीजन यस आपको सर। जानना है हाँ कि यस वहां की सर, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही कम होती है, अपने अर्थ के 1/6 सरफेस होती से है। 1/6 पार्ट। यस सर, 1/6 ऑफ अर्थ। ग्रेविटी कम होने की वजह से जो गैसियस पार्टिकल्स है उसमें वेट कम होता है, यस तो सर, और वो वेट कम एस्केप। होने से वो एस्केप हो जाता है। बाद में हम एस्केप स्पीड से भी इसको रीजन दे सकते हैं। तो यहाँ से ये gm बाई जी नॉट आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से इसको अगर रिलेट करें हाइट के हिसाब से, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एज आर एन, इसमें केबीपीवाई में भी ये चैप्टर आपको काम, इसलिए भी मैंने ये चैप्टर पढ़ा। अभी फ्लूइड ग्रेविटेशन ये सब आपको केबीपीवाई में काम। तो gm जी नॉट आर स्क्वायर है, तो यहाँ से जी एच जो होगा वो होगा gm बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जी नॉट आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं जी नॉट 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर को नीचे ले आया, यस सर। एक स्टेप जंप लिया हूँ, आर स्क्वायर को यहाँ पे नीचे ले, और फिर यस सर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले जाकर के ऐसा कर दिया। अब इसको कर दिया 1 प्लस एच बाई आर इसकी पावर -2, -2। यस और सर, यहाँ पे बाइनोमियल रिलेशन होता है 1 प्लस एक्स इज प्लस अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप देखेंगे ना
तो इसमें ये फर्स्ट 2 टर्म्स का यूज बायनॉमियल होता है। अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं सर इसका ना। तो यहाँ से ये -2 को इधर यहाँ पे क्या है h/r यदि One. वेरी लेस देन 1 होगा, यानी Yes, अगर हाँ। r वेरी ग्रेटर देन h हो गया तो h/r वेरी लेस देन 1। हम उसको g0 1 - 2h/r लिख सकते हैं। ये है वेरिएशन ड्यू टू Yes, sir. हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन ड्यू टू हाइट है g0 1 - 2h/r। बट ये जो अभी आपको स्कूल एग्जाम समय भी काम आएगा वेरिएशन इसको, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्कूल एग्जाम में पूछता है इसका सर ये प्रूफ। हाइट और डेप्थ दोनों वाला है क्या? हाँ, हाइट भी हो सकता है, नहीं अभी हाइट के लिए बात किया हुआ है ना, डेप्थ के लिए अभी हम अभी देख रहे हैं, शेल थ्योरम देख चुके हैं ना, द डेप्थ में हम शेल थ्योरम से चले जाएंगे। यस सर। तो GH हो जाएगा g0 1 - 2h/r। h यहाँ पे हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस है, r रेडियस ऑफ अर्थ है। बट देखिए इस फॉर्मूला में रिस्की क्या है, रिस्की है कि एग्जामिनेशन में आपको ये कंडीशन कभी कभी चेक करने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, आपको ये नहीं दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको गलत आ जाएगा, क्योंकि सेफ साइड ये है। सेफ अपने पास क्या है, g0 1 + h/r का पावर 2 ये सेफ साइड वाला फॉर्मूला है। ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि कंडीशनल हो गया ना। Yes, sir. ओके, उसके बाद जैसे ड्यू टू डेप्थ देखते हैं। हेलो सर। हाँ जी, सर आप इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, आज रिकॉर्डिंग उस पर प्रॉपर डालोगे ना, हो जाए। चैनल पे डाल दोगे ना आपके में आज? हाँ डाल दूंगा, लेकिन प्रॉपरली जो है ना रिकॉर्डिंग हो जाए इस वक्त थोड़ा सा मेरे को इसलिए लग रहा है कि लैपटॉप का साउंड यूज नहीं कर रहा हूँ और मोबाइल से चला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते थे ना कि साउंड प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने नहीं मोबाइल सर से बढ़िया ही आती है, यूट्यूब पे मैंने देखी थी, नहीं सर मैंने भी यूट्यूब पे देख ली, सही आती है बात। एकदम क्लियर आती है सर। कौन सा क्या चैनल है नाम सर है आपका? चैनल का? चैनल का नाम तो बता दो सर, हमें तो पता नहीं। नाम क्या सर चैनल का? REC बाबा फिजिक्स। रामदेव। कौन सा? अरे क्या नाम आर है? आर REC फिजिक्स। हाँ समझ, ठीक है सर। ओके सर। रोशन होगा सर, आपका नाम से होगा। रोशन एडुकेयर। फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। रिकॉर्डिंग ही है क्या वो शॉर्ट फॉर्म में? क्या पता। रोशन एडुकेयर। सही बोल रहा है। हाँ सर। धनंजय भी सही बोल दिया और रिकॉर्डिंग वाला भी सही बोल रहा है। और ये बेसिकली रिक्रिएशन था, REC जो था ना रिक्रिएशन, रिक्रिएटिंग फिजिक्स। ये जो ग्रीक वर्ड है और REC का मतलब वहाँ पे रिक्रिएशन होता है। रिक्रिएशन मतलब अब फिर से हम चीजों को इनोवेट कर रहे हैं। हाँ सर। अब नाम ही लिखना तो क्या रिक्रिएटिंग जाता है। फिजिक्स। हाँ, तो समझ के ये किया हुआ है। चलिए देखिए, ड्यू टू डेप्थ अगर हम बात करते हैं तो ड्यू टू डेप्थ सर ये अगर हम अपनी क्लास है क्या, मतलब जो आपने डाली हुई है? हाँ ये तो सर, अभी सारे देखिए मिक्स आवाज है, तो सही आ रही थी सर। मिक्स है। इसमें क्या ना मिक्स है, मतलब टॉपिक लिखा हुआ है तो जो आपको रेफर कर सकते हो, जैसे मान लो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जा रहे हो तो उस पे लिखा रहता है तो आप देख सकते हो उसको। आप फिर उस पे भी अगर बोलोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकता हूँ। सर मिल गया वहीं। हाँ, सर तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे तो मिल 30 गया MB से ज्यादा का तो भेज ही वहाँ नहीं सकते ना। हाँ नहीं, उसका जो लिंक होता है ना उसको लिंक तो लिंक भेज भेज सकते देना। हैं ना। तो हाँ भेज हाँ देंगे, हम जाके यूट्यूब पे देखेंगे। प्लेटफॉर्म तो वही होगा, बस ये होगा कि हाँ लिंक ट्रांसफर हो हाँ सर। हाँ सर। सही चैनल ओके। तो आपने 2 साल पहले बना लिया था ना। और वहाँ पे जो हाँ कोई जाओगे कोई तो बच्चे नहीं का वीडियो वहाँ डाल रखा है सबसे पहले तो सर ने साइकिल सर चलाते एक्सपर्ट हुए। बॉय वो कौन है ये? वो मेरा सही है। चलो इससे पढ़ाई पे ध्यान दो, आप उधर नहीं देखना, ठीक है। और क्या, चलिए देखिए फिर। हाँ देखिए, और यहाँ से देखिए, मान लो कि हाँ एक ये चीज कर देना, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर देना। हाँ सर कर दिया कर दिया सब्सक्राइब। सर। हमने कर लाइक दिया लाइक सर। लाइक शेयर सर वही सब्सक्राइब सोच रहा था। हाँ, सब्सक्राइब पैसे शेयर। मिलेंगे ना उसमें। पर वो आपने सर मैं तो कमेंट भी कर देता, वो कर कमेंट ऑफ कर रखे हमने।
कमेंट अच्छा ठीक है, ओपन कर देंगे। लाइक भी कर देंगे सर, शेयर भी कर देंगे। ठीक है, अपनी ही खेती है तो कर देने में क्या दिक्कत, नहीं भी हाँ पसंद आया तो भाई उसमें कर दो और क्या दिक्कत। ठीक है सर। एक बार क्लिक ही तो करना पड़ता है। हाँ देखिए इसमें आगे देखिए, ड्यू टू डेप्थ अगर हम बात करते हैं ना, तो जैसे मान लो कि अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे हम बात करें, ये पॉइंट मान लीजिए कि हम क्यू या कुछ एस ले। अब डी डेप्थ पे बात करेंगे तो हमने आपको शेल थ्योरम से क्या बताया था कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे सॉलिड स्फीयर में, अर्थ तो एक सॉलिड स्फीयर हो गया, यस सर, सॉलिड यहाँ पे जो ई होता है वो होता है जी एम आर बाई आर क्यू। आर स्क्वायर। आर यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, एम मास है, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस है। तो यहाँ यस से ये जो स्मॉल आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल माइनस। आर। यहाँ पे डेप्थ है, डेप्थ हम कहाँ से ले रहे हैं, सरफेस से डेप्थ डी ले रहे हैं। सरफेस। क्लियर हुआ क्या, जी आ अर्थ गया सर। के समझ सरफेस से डी डेप्थ पे ले रहे हैं, ये पॉइंट पी और सेंटर यहाँ पे, और आर ये आर तो कैपिटल आर माइनस डी ही होगा ना। जी यस सर। सर। तो इसको अगर हम यहाँ से पुट कर देते हैं तो इसको हम जी डी ले रहे हैं डेप्थ के हिसाब से, ये हो जाएगा जी एम आर माइनस डी अपॉन आर की। आर इसके क्यू बाद हम इसको जी एम बाई आर स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और एक आर को ब्रैकेट के माइनस। अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ये जी नॉट हो गया, ये 1 माइनस डी बाई आर हो गया। देखो यस इसमें हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, तो इसलिए ये फॉर्मूला वर्सेटाइल है, इसको आप लगा सकते हो। डेप्थ के हिसाब से जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर। कंपेयर करें कि हाइट के हिसाब से भी डिक्रीज करता है सरफेस से और डेप्थ के हिसाब से भी डिक्रीज वो भी करता है। डिक्रीज तो करता है। हाँ। दोनों एक ऐसा तो हाइट या डेप्थ आएगा ना जिसपे जो जी एच और जी डी इक्वल हो जाए, ये कब हाँ होगा, हाँ, आ जाएगा सर। इक्वल्स टू 2h होगा। यस देखो सर। दोनों फॉर्मूला में यस कंपेयर सर। बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, डी की जी। जगह पे जब 2h हो जाएगा तो सिमिलर फॉर्मूला मैच कर जाएगा। तो ड्यू टू डेप्थ जो होगा वो डी इक्वल्स टू क्या होगा, 2h। 2h। क्लियर। जी सर। सर 1 मिनट पिछली स्लाइड खोलना सर, इससे पिछली वाली। थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं जैसे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशंस के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जो पोटेंशियल पोटेंशियल को पहले समझते हैं। देखो जब भी फील्ड होता है तो फोर्स होता है, फोर्स होता है तो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है तो एनर्जी आती है, और एनर्जी जो पर यूनिट चार्ज या मास है वो हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल को V से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि m मास का कोई पार्टिकल, इसके सराउंडिंग में इसका अपना फील्ड। अब एक हम m नॉट मास टेस्ट मास को यहाँ पे लेके आते हैं, तो टेस्ट मास को जितनी एनर्जी आएगी वो इस मास का इस पॉइंट पे पोटेंशियल का लगा। टेस्ट मास मतलब यूनिटी मास, राइट। तो जब कभी भी m मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट P पे आप देखना चाहते हो तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड में m नॉट मास को कहाँ से लेके आते हो, इन्फिनिटिव से लेके इन्फिनिटी आते से पी पे, यस सर। हो। और इन्फिनिटिव से जो मास को लेके आते हो तो पॉइंट P पे जो इसको एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को ही हम लोग इस मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो कहने का मतलब है, देखो इसको अगर हम अच्छे से डिफाइन करें तो ऐसे समझ, ग्रेविटेशनल फील्ड से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो सिस्टम के अंदर एनर्जी डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी था। तो इसका ये मतलब हो गया कि m मास के फील्ड में, ये सोर्स मास है, इसका अपना हर जगह दबदबा है, फील्ड है। अब इन्फिनिटिव से किसी भी पॉइंट मास को, यूनिट मास को
लेके आते हैं तो हमें स्लोली लेके आते हैं। कहोगे सर इसको लाने की क्या जरूरत है, ये तो मास ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा। ये मास तो ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा, तो उसको लेके आने की क्या जरूरत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको स्लोली लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही फोर्स उसको एजेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ताकि इसकी स्पीड ना बढ़े। क्योंकि अगर स्पीड बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ पे इस मास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप हो। तो धीरे धीरे इसको लेके आते हैं, तो जो भी आपने वर्क किया वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में आर डिस्टेंस पे स्टोर हो गया। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है -G m1m2/r। देखो ये हमेशा नेगेटिव साइन का होगा। सर क्यों क्योंकि नेगेटिव जो साइन का? एजेंट जो क्यों फोर्स नेगेटिव लगाएगा साइन और का जो होगा? ग्रेविटी फोर्स हाँ लगाएगी वो राइट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि m1 और m2 मास यदि इनफाइनाइट डिस्टेंस में, m1 और m0 मास यदि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, 0। और जब आप m1 को रोक करके m1 को मूव नहीं करने दो, क्योंकि m0 और m0 में अगर हम बात करते हैं, अगर ये दोनों मास कंपेरेबल होगा, तो अगर m0 मूव करेगा तो m0 भी इसकी तरफ मूव करेगा, है ना। सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे रहे, तो अगर m0 उसकी तरफ m1 की तरफ मूव करेगा तो m1 भी जो होगा m0 की तरफ मूव करेगा। लेकिन हमने m1 को फिक्स करके रखा इस सोर्स मास, और m0 बहुत ही कम मास है, मतलब बहुत ही यूनिटी मास है, जिसका कोई अपना खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं। तब हम ये मानते हैं कि m0 सिर्फ m1 की तरफ जा रहा है, स्लोली जा रहा है। तो आपने वर्क किया, वर्क इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल कर गया, आपकी एनर्जी फ्लो कर गया। तो ये जो एनर्जी है -Gm1m2/r, ये क्या है, ये जीरो एनर्जी पे, मतलब m1 और m2 जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो इसकी एनर्जी क्या थी, 0। और जी m1 और m2 यदि r डिस्टेंस पे थी तो इसकी एनर्जी 0 से कम होना है, तो 0 से कम होने में नेगेटिव ही होगा। इसको यस बोलते सर। हैं सिस्टम बाइंड हो गया। जब आपने भाई आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जब आपने यस पढ़ा सर है, पढ़ा। तो आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ पे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है ना। और ये एनर्जी नेगेटिव ही इस न्यूक्लियस के फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन को बाइंडेड करता है। यस सर। बेसिकली ये यस जो सर, हाँ। न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का एक मास है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्स है। और वो इंटरनल जी फोर्स क्या सर। है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्ज एक दूसरे को अपोजिट यस डायरेक्शन में सर। अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए। तो m1 और m2 का एक सेंटर ऑफ मास भी तो कहीं पे होगा। इसका मतलब यदि m2 चलेगा तो m1 को भी तो चलना पड़ेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे होगा। जी सर होना चाहिए। तो यस सर। इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हुआ है तो न्यूक्लियस को भी मूव होना पड़ेगा। अब इसका जवाब जो है ना, मुझे लगता है कि केमिस्ट्री वाले सर, ये हमारा पार्ट है। तो केमिस्ट्री वाले सर से पूछोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व करता है तो न्यूक्लियस भी रिवॉल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। बट होता क्या है कि सिंस न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो m1 और m2 का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, बहुत ही पास होता है, या न्यूक्लियस पे आप मान सकते हैं। ये जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो न्यूक्लियस पे ही होता है, हम कह सकते हो न्यूक्लियस के सराउंडिंग पास होता है। इसलिए हमें दिखाई देता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस स्टेशनरी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि अगर हम सन और अर्थ की बात करते हैं, तो कम यस से सर, कम हाँ। ये आपका डेटा ये है कि कम से कम मुझे लगता है 500 अर्थ या 1000 अर्थ सन के अंदर समा जाए।
नहीं सर, उससे भी ज्यादा सर, लाखों में आएगा। ज्यादा मुझे मुझे लगता है कि सन जो है एक उसका एग्जैक्ट डेटा गूगल पे देख लेना कि सन के अंदर कितने अर्थ समा सकते हैं। 3 लाख के करीब तो आएगा। अर्थ सर अगर एज इन 3 लाख डेंसिटी के बहुत करीब, ज्यादा है, ये बोल रहे हो आप? नहीं मतलब डेंसिटी मास ज्यादा है सन का, साइज भी है, वॉल्यूम डेंसिटी भी है, वॉल्यूम ज्यादा दोनों है। वॉल्यूम भी ज्यादा है और मास मास भी भी ज्यादा है। है और डेंसिटी भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि साइज कम है, सन का साइज भी बहुत बड़ा होता है। सन मासिव है। यहाँ पे जो मैं समाने की बात कर रहा हूँ उसमें मैं साइज भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सन का रेडियस बहुत ज्यादा होता है। सर 2 × 10⁻³ Yes. 30 kg आ रहा है सन का सन का मास। नहीं, मतलब इसमें ये देखो कि कितने अर्थ सन के अंदर समा सकते हैं। मतलब आप अर्थ ये का कितना मास मास है। होता है? 13 आप दोनों का रेडियस बता दो। इसका तो हो गया 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो ये तो मीटर हो गया, और सन का रेडियस बताओ कितना। सर 10 लाख अर्थ एक सन में जा सकते हैं सर। यस सर, 1 मिलियन। 1 मिलियन सर, 13 10 लाख 10 लाख 13 लाख बता सर, 13 लाख। सर 13 लाख 1 मिलियन 1.3 मिलियन सर। 13 लाख यस कितना है सर, मीटर में? 13 लाख। नहीं इसके सर, अंदर 13 समा लाख सकते। अर्थ, रेडियस नहीं है 13 सर। लाख अर्थ। 13 लाख पूरी अर्थ? पूरी अर्थ। यस सर। यस हाँ सर। सर। सर भाई 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 देखो कितना भयानक सर मैंने चीज है बोला था ना बेटा। सर, लैक्स में है सर, वो 1000 अच्छा में तो है ये ही नहीं, चीज नहीं देखो, सोच मैं सकते। तो उम्मीद भी नहीं कर सकता इतना बड़ा साइज, ये तो ज्योग्राफी मुझे पढ़ना पड़ेगा। देखो ये अर्थ, ये बताओ इस सन के अंदर 13 लाख अर्थ समा सकता है। सोचो अर्थ इतने इतने कंट्री है, इंडिया को ही पार करने में इतना टाइम लग जाता है। मतलब इंडिया तो बहुत आ जाएंगे सर। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जो है ना 3200 किलोमीटर है। हमारा यहाँ से गांव पड़ता है 1200 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितनी ब्रह्मांड की विशालता कितनी जाती है, और सर उसके और बाद भी लोग, ओनली भी दे रहा कि उसके ओनली 13 लाख। उसके बाद भी क्या होता है ना कि अप टू 40 इयर्स, जब तक 40 साल का नहीं हो जाता इंसान में भगवान को नहीं मानता, क्योंकि उससे पहले वो साइंस पढ़ते रहता है ना, तो उसको लगता रहता है कि सब कुछ यूं ही हो रहा सर ये तो उसको कुछ भी नहीं है सर, ये तो अपना सर सर है भगवान को तो 120 स्टीफन का। हॉकिंग भी नहीं मानते थे, है। वो तो कौन नहीं मर भी मानते? गए सर। साइंटिस्ट भी गलत स्टीफन हो सकते हॉकिंग। हैं सर। साइंटिस्ट तो मानते हैं, आइंस्टाइन भी सर क्वांटम मैकेनिक्स को बोलता था कि बकवास है, कुछ भी नहीं है, पर अब कितनी सारी मतलब इन्वेंशंस हो रही है, तो साइंटिस्ट भी गलत हो सकते हैं। दूसरी बात और है ये जो है वाला ना, मुझे तो लगता है साइंटिस्ट तो मानते हैं भगवान को, कितने भी थ्योरी दे देता है ना। हाँ अच्छा सर, वो तो कई सारे स्टीफन नाम हॉकिंग है। तो नहीं मानते थे, मतलब सर नहीं रामानुजन तो मानते मानते थे सर, अच्छा मैथमेटिक्स। स्टीफन हॉकिंस नहीं मानते थे तो गॉड पार्टिकल क्यों नाम देते हैं ये बताओ? सर वो यस उन्होंने सर। तो दिया था नाम गॉड तो पार्टिकल। बोसॉन के नाम पे सर है। उन्हें थ्योरी ऑफ बोसॉन को एवरीथिंग बस दी बोल थी। दिया था किसी ने गॉड पार्टिकल, वो पता नहीं किसने बोला था। नहीं स्टीफन हॉकिंस जो सर बिग एक बैंग, साइंटिस्ट मानते सर, रामानुजन, जो मतलब तो मैथमेटिशियन बहुत है सारे बहुत। मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, वो हाँ सर। सर मानते हैं वो। भाई देखो पर वो ऐसा नहीं मानते कि सर जो कृष्ण बिग होते बैंग या में फिर बिलीव शिव। करते हैं वो जनरली नहीं मानते भगवान। बाप रे, इसको भी नहीं मतलब मानते ऑलमोस्ट यार। सारे साइंटिस्ट को ही पता है वैसे तो। 13 लाख अर्थ को समा जाना, सोच रहे हो? सर ये तो कम है सर, एक ये हमारा सर सन जो है वो तो मासिव नहीं है सर, बीच का है वो। स्टार तो इससे भी बड़ा है, बड़े भी सर सुनते हैं कि हाँ। कई चार यस ऐसे सर। ऐसे स्टार हैं कि सर कई अब तो ऐसे मल्टी लाखों सन समा सकते हैं। यस सर अब तो सर। मल्टीवर्स पे भी काम, वो कुछ स्टडी चल रहा है, यूनिवर्स से भी आगे। ग्रेविटेशन सब सोलर सिस्टम में जा रहे हैं। मल्टीवर्स ऑफ भैया मैं आप मैडनेस। लोग को बोलता हूँ साइंटिस्ट ही बनो, बता रहा हूँ सही यस है। सर, यूनिवर्स बहुत मस्त है हाँ सर। सर बहुत बढ़िया है सर स्पेस। इसलिए जाओ ये इसरो वगैरह में, अब इसरो में सर एडमिशन लो। लेकिन सर ये स्पेस दिखने साइंटिस्ट में सही लगता है। है अच्छा, बनते हैं जब मैथ्स बहुत हार्ड रहती है सर इसकी। यस हाँ सर। तो हार्ड एस्ट्रोफिजिक्स की मैथ्स रहती तो है। बहुत ही बहुत हार्ड है, मतलब अलग ही लेवल की है। हाँ वो तो है, क्वांटम वो तो मैकेनिक्स है। आती और है। सर बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट भी है सर, एक ही मतलब बेसिक नहीं है सर बहुत। दिखने में अच्छा हाँ लगता है सर ये सब। क्यूरियोसिटी आप लोग का भी बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए आप लोग कर सकते हाँ सर, हैं, ठीक दिखने में और सुनने में बहुत अच्छी चीजें लगती है ये। है। हाँ, सही। करने में बहुत अभी लेकिन चाइना ने वो मुझे लगता है कि सन चांद पे बना ना, लिया ना खुद का। वो तो क्या बोल रहा है उनके भाई, क्या? एस्ट्रोनॉट पागल। चाइना मून बना रही है बनाया था, ना, सन बना रही है ना खुद का चाइना। मून। नहीं मून ऐसा नहीं जैसा, सर, अरे वो सन। मतलब इम्पॉसिबल है, मून के साइज का अर्थ पे तो अगर नहीं, हम पर सन ले आएंगे ना।
सर मतलब ऐसा कुछ है सरफेस कि वो मून जैसा मतलब रिफ्लेक्ट करता है ना सन की रेस को, तो वैसे ही वो सरफेस भी करेगा, तो वो अपने एटमॉस्फेयर में थोड़ा ऊपर लगा देंगे उसको, तो ये मतलब एक एक्स्ट्रा मून हो जाएगा वो, एक तरीके से देखा जाए तो। पर सर ये मून की थियरी साइज है इतना सर, बड़ा थोड़ी पॉसिबल थोड़ा कम ही है सर इसमें चांसेस। नहीं, अभी उसके एस्ट्रोनॉट पहुंचे ना चांद पे। यस हाँ सर, सर। अभी सर कल वो से तो हाँ सर, फ्लैग लगा है वहाँ पर मून पर। फ्लैग लगा सर है। फ्लैग ये तो अब मुझे लगता है कि यूएस मुझे के लगता बाद है में। ये सेकंड यूएस के बाद जो है ना, यूएस का तो हाँ स्टोरी सुनने में आता है कि वो झूठा नील आर्मस्ट्रांग, हाँ सर वो नील झूठा है बहुत। सर सर बहुत लोग बहुत बोलते लोग फेक बोलते है हैं सर। कि सर अपोलो गलत था। सब पिक्चर में दिख रहा है कि फ्लैग हिल रहा है, मीन्स वहाँ पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, हवा ही नहीं है। नहीं, इन्होंने अच्छा। वो हॉइस्ट करके हाँ उन्होंने सर। लगाया था, तो इसलिए वो सबसे हिल ही रहा है, मतलब वो इनर्शिया फर्स्ट लॉ वाली बात आ गई ना, कि तो वो शुरुआत से हिल रहा है इसलिए हिल ही रहा है, अच्छा, जो एक्सप्लेनेशन दे चलता दो है वो इसका तो। चलता ही रहेगा। लेकिन फिर हाँ भी वही। मतलब कुछ आयंस वगैरह कुछ पार्टिकल्स तो हाँ होंगे ही, सर। ऐसे कह रही है। सर बट सर वो मून रॉक तो लाए हैं वैसे अर्थ पे सर, उसके चीजें भी हैं वैसे। मून रॉक लेके आए क्या? हाँ सर है सर लैब में, इतनी बड़ी नासा का बात है, लैब। झूठ नहीं हो सकती मतलब। बाप हाँ रे सर ये बाप, थोड़ा बड़ी बड़ी कम बात चांस है। है कि झूठी है सर ये। हाँ इंटरेस्टिंग है सब यार, एस्ट्रोनॉट बने तो एकदम या सर। बढ़िया होगा। बट सर ये थोड़ी सा सर अजीब बात है सर, वो 60 मतलब 2 दिनों में ही कैसे पहुंच गए सर, मतलब अभी के मिशन में इतने दिन लगते हैं मून पे पहुंचने। पता नहीं क्या झूठ भी बोलते रहते हैं। 60s में तब पहुंच गए। सर अब ये कोई कोई अब कोई थिंक इंडिया जो है ना कुछ दिन में बोलेगा मैं सन से आया हूँ, काफी सर इसरो भी 2030 तक मैन मिशन कर देगा। नहीं 2022 में ही कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं 30 में, गगनयान अरे पॉसिबल गगनयान 22 तो प्लान करेंगे, 30 तक एग्जीक्यूट होगा। चलिए क्यूरियोसिटी थोड़ा सा हम लोग देख लिए, ताकि बच्चे सब जो है ना ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इस सब का चर्चा होना चाहिए। ओके, तो हमने ये देखा कि मैंने ये कहा कि जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस इसका मास चूंकि इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका सेंट्रल मास न्यूक्लियस पे लाई करेगा। ठीक उस तरह से अगर सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सन के आसपास ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सन स्टेशनरी दिखेगा और अर्थ इसी सेंटर मूव मास के करेगा। अबाउट रिवॉल्व करेगा। जी बात। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दो अगर मास रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मूव करते हैं। ठीक है, जहां पे अगर मान लीजिए R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है। दीपक दीपक इसको थोड़ा सा दो देना, तो ये हो जाएगा M1 R1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 R2। R2। ये, हाँ, ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हो गया। तो मैंने ये इसमें बता रहा था आपको कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दो मास का, वो हमेशा बाइंडेड सिस्टम होता है, मतलब इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। जब कभी भी क्लोज सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हो गया या सन प्लैनेट हो गया, उनकी जो एनर्जी आती है वो नेगेटिव आती है, और ये एनर्जी -G m1 m2/r आता है, आर यस स्क्वायर नहीं आर है। यहाँ से U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। साथ ही साथ यदि मैं M2 को यूनिटी कर दूं, तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है -E। -Gm/r। M1 को m कर दिया और M2 को 1 कर दिया, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मास, पॉइंट मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, मतलब M2 और जब भी नेग्लिजिबल हो गया आपके ना सर M1 के केस में। M2 को नेग्लेजिबल हो गया, और इस नेग्लेजिबल के कारण M2 को यूनिटी मानते हुए हम Gm/r करते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया किसका, m मास का r डिस्टेंस में। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो m0 इंटू वी हो गया। यानी आपको पोटेंशियल यदि पता हो किसी पॉइंट पे, इसको अगर m0 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस m0 मास की एनर्जी आ जाएगी m0 इंटू वी। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा वही तो हमारा क्या आएगा, वर्क डन आएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एंट्रेंस ने क्वेश्चन ऐसे पूछा कि m मास का r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताइए, जब इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो अलग है। मान लो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 नहीं x है। ये तब का फॉर्मूला था,
कब का फॉर्मूला था? जब हमारा इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Zero था। 0 मान, तब आर डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था माइनस जी कैपिटल एम बाई आर था। ये फॉर्मूला कब था? जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0। लेकिन अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम x मान लेते हैं तो हमारा क्या होगा? देखो, x से x माइनस जितना वर्क किया, यहाँ पे समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि पहले पहले जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? एम मास का डिस्टेंस पे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे यहाँ पे इसकी एनर्जी 0 है। तो मैंने कहा कि 0 माइनस वर्क डन करते हैं, ठीक है, 0 या प्लस वर्क डन करते हैं, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है माइनस जी एम बाई आर। वर्क डन किसका होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है। जब भी अट्रैक्शन का वर्क डन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, तो 0 से डिक्रीज हुआ। अब हमारा क्या है? एक्स। इसको दूसरे वे में ऐसे समझिए कि जो वर्क डन होता है वो होता है मास एम नॉट इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। अब वर्क डन पर यूनिट मास जो होता है, वर्क डन पर यूनिट मास इज इक्वल टू होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी फाइनल है माइनस जी एम बाई आर और वी इनिशियल क्या है? 0, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वर्क डन एम नॉट इंटू फाइनल पोटेंशियल को मैं लिख देता हूँ माइनस जी एम बाई आर, और इनिशियल पोटेंशियल को मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ। देखो, ये इनिशियल पोटेंशियल को मैंने 0 नहीं लिखा, इसको अब मैं x बोल दिया। तो डेल्टा डब्ल्यू बाई एम नॉट जो होगा वो होगा माइनस जी एम बाई आर माइनस एक्स। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इंफिनिटी पे आपने रेफरेंस वैल्यू क्या लिया है। अगर रेफरेंस वैल्यू 0 के अलावे कुछ वैल्यूज है, जैसे x है वैल्यू, अब x यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये एक्सप्रेशन आएगा। x की जगह पे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर के x माइनस जी एम बाई आर आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये चीज यहाँ पे देखो, मास की जगह पे चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं, तो दोनों चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है सेम कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा m1 और m2 मास है, r डिस्टेंस पे है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाई r होगा। ये हमेशा पेयर ऑफ मास के लिए वैलिड है। इसकी जो वैलिडिटी है वो पेयर ऑफ मास के लिए। यदि अपने पास 2 मास है और r डिस्टेंस पे, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। तो यदि मोर देन 1 मास है, मोर देन 2 मास है, तो उनकी जो पेयर ऑफ मास का इंटरेक्शंस होगा वो हम टोटल नंबर ऑफ पेयर के प्रोबेबिलिटी पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए एम एम और एम 3 मास है ए डिस्टेंस पे। अब आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे एम और एम का ये 2 मास है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए। इस एम और एम सर मास का माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए। इस एम और एम मास का यस सर माइनस जी माइनस एम जी स्क्वायर एम बाई स्क्वायर बाई ए। टोटल इसकी एनर्जी हो जाएगी माइनस 3 जी 3 एम जी एम बाई स्क्वायर बाई ए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा टोटल पेयर ऑफ इंटरेक्शंस के लिए अप्लाई होता है, कि जितना भी पेयर्स बन सकता है। एक आप बताइए कि इसमें स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 4 मासेस है, इसके वर्टिसेस पे पॉइंट मास है, ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? 4 GMM minus 4 GMM by क्या होगा? माइनस 4 जी एम स्क्वायर बाई। एक बार ठीक से देख लीजिए, कोई बताएगा सही सही जवाब? सर 1 मिनट।
अभी कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है? आर्यन, जयश्री। जयश्री आपको समझ में आ रही है? यू कैन कम एट द सेंटर टुमारो। आवाज नहीं आ रही। सर -4 GM² -√2 GM² डिवाइड बाई। यस सर यही है। थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। सर क्योंकि वो डायगनली भी तो अटैक डायगनल्स देखिए भी आप, है हाँ। देश मान्या, ओके। इसके बाद कौन है? सिद्धांत। यहाँ पे देखिए दो डायगोनल्स हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यस पहला सर। तो -4 GM² बाई ए हो गया, और यस सर। दूसरा 2 डायगोनल्स हो गया माइनस GM² बाई √2। √2 है। यस सर यस सर यही आ रहा है। -4 GM² बाई -√2 GM²। √2 GM² बाई। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट मास in the Earth's gravitational field। अब यहाँ पे अर्थ क्या है? अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस r है। इसके सेंटर से यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी है। ये पॉइंट P जो है वो r लेस देन कैपिटल R है। पॉइंट Q जो है वो r कैपिटल इक्वल्स टू R है। और पॉइंट S है जब r ग्रेटर देन कैपिटल। इस तीनों पॉइंट पे हम एक m0 मास को रखते हैं। m0 मास को यहाँ भी रख देते हैं। तो एट s बताइए, जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। एट s कैसे होता बताइए, एनर्जी कितनी होगी इस मास को। देखो एक चीज मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बता दूं। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में सुपर शेल थ्योरम हमने बताया था, ग्रेविटेशनल फील्ड में शेल थ्योरम बताया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। यदि हम एस पॉइंट पे बात करते हैं तो बाहर का पॉइंट हो गया, तो हम टोटल मास को इसके सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे हम क्या बात कर सकते हैं? एस पॉइंट पे, एट एस पे, कि हम टोटल मास को सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं। अब ये अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है एस पे, तो एट एस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया -GM/r हो गया। और एनर्जी जो होता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो -GM/r, दैट इज इक्वल्स टू U इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m0/r। ये होगा आउटसाइड पॉइंट के लिए इस m0 मास की एनर्जी। अर्थ है, अर्थ के सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे ये पॉइंट S है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस m0 मास की एनर्जी कितनी होगी। बेसिकली ये एनर्जी जो है सिस्टम की एनर्जी, लेकिन ये हम चूंकि अर्थ स्टेशनरी है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम m0 की एनर्जी भी इसको बोलते हैं। तो U जो हो गया यहाँ पे -G कैपिटल M m0/r। अगर हम सरफेस पे बात करते हैं तो सरफेस पे ऑब्वियसली टोटल मास को हम इसके सेंटर पे अज्यूम कर ले तो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल हो जाएगा -GM/r। यार तो अगर हम m0 मास को यहाँ पे रखें तो एनर्जी हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m/r। आर। ये होगा ना? जी यस सर। सर। तो ये हमारा हो गया। ये कौन सी एनर्जी है? ये m0 मास जब अर्थ के सरफेस पे हो तो इसकी जो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है -G कैपिटल M m0/r। ये बिल्कुल क्लियर है। जी सर। और अगर अगर ये चीज हमारा इनसाइड पॉइंट पे, देखो इनसाइड पॉइंट पे, तो इनसाइड पॉइंट पे ये मान लो कि पॉइंट P है, r लेस देन कैपिटल R है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटिव से m0 मास को पहले यहाँ से यहाँ तक लेके आए, सरफेस पे आ गया, फिर सरफेस पे लाने के बाद इसको हमें फिर पॉइंट P तक लेके आना पड़ेगा इस ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, क्योंकि अब फील्ड अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड बदल जाता है, ये हो जाता है GMR/r। तो जब हम टोटल वर्क डन करते हैं तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है वो आता है -GM/2r3r² - r²।
ऐसे 3r² माइनस r², कैसे अंडर आएगा? रूट नहीं होता है। ये कैसे आया होगा? ये वर्क डन हमने क्या किया होगा, देखो समझिए इसको, इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझिए। हमें पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है इन्फिनिटिव से यूनिट मास को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसको हम सोर्स मास का पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क मतलब एनर्जी हो गया, तो उस एनर्जी की वैल्यू को हम पोटेंशियल। अब यहाँ से इन्फिनिटिव से पॉइंट पी तक अगर हम मास को लेके आए तो पोटेंशियल क्या था? कॉन्ट्रेरी एक कॉन्सेप्ट पे पहले हम ध्यान देते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देते हैं। ये अंदर हॉलो है और पॉइंट पी से इन्फिनिटिव है, यहाँ पे पॉइंट पी से हम यहाँ तक लेके आते हैं सरफेस तक, तो वर्क कितना करना पड़ा? थोड़ा सा वर्क से हम इसको सोचे, क्या सोचते हैं? वर्क से सोचते हैं, राइट? जी सर। हम ऐसा करते हैं, हम इसको ऐसे सोचते हैं वर्क से। यहाँ से r डिस्टेंस पे मान लीजिए पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है? ये है gm m/r²। ये तो हम देख चुके थे सेल थ्योरम में, r जी डिस्टेंस पे सर। सेंटर। ओके, तो इस m नॉट मास पे फोर्स कितना होगा ग्रेविटेशन के द्वारा? ये हो जाएगा मास m नॉट इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये हो जाएगा gm m नॉट बाई r²। ये तो हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स। ठीक है, फोर्स कितना हो गया? gm m नॉट डिवाइडेड बाय r², फोर्स। फोर्स हो गया। अच्छा, जी सर। अब हम क्या करते हैं? वर्क डन की बात करते हैं। देखो जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम वर्क डन, थैंक यू, वर्क डन की जब हम बात करते हैं, DW वर्क डन, वो हम बात करते हैं F.dr। फोर्स किधर की तरफ है? इधर की तरफ, एक कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे R लिया हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इधर dr दिया है। देखो dr नेगेटिव हो, पहला तो dr नेगेटिव होगा, F.dr है, चूंकि फोर्स और dr सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो गया और dr को नेगेटिव कर दिया। एक साथ में काम करो, क्लियर हुआ? जी सर। देखो इसमें बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट समझो। एक तो dr को नेगेटिव क्यों रखा हूं? क्योंकि देखो r पे पहले पॉइंट p था और टाइम के साथ अब r कम डिक्रीज हो हो रहा रहा है। है, तो dr यस नेगेटिव। सर। दूसरी बात, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि जिस डिग्री डायरेक्शन में फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट है। थीटा जी 0। सर। अब तीसरा एक और साइन हम इसमें लगाएंगे। इस साइन को तीसरा क्या लगाएंगे कि चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है ना, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है वो हमेशा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है। ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम होता है कि जी जब सर, कंजर्वेटिव पढ़ा फोर्स का वर्क डन होता है उसके अगेंस्ट जब आप वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है। तो मैंने डेल्टा यू को माइनस DWC बताया, या डी यू को मैंने माइनस DWC बताया। तो अब एक माइनस साइन लगा देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये FDR हो जाएगा इंटीग्रेशन। यस सर। पहले इन्फिनिटिव r जो है इन्फिनिटिव पे है, अब ये r पे है। ये टोटल हमने U1 से U2 लिया है, इसको लिख दिया U2 माइनस U1। एकदम ये बिल्कुल डेप्थ का कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उससे ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या एक्सप्रेशन ऐसा ही क्यों आता। F को हमने लिख दिया gm/r² dr, इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से r, तो ये हो गया आर gm बार तो हो गया। कैपिटल आएगा ना, उस सर्कल की रेडियस आएगी ना आर तो। अभी तो अभी तो मैं r पे लेके आता हूँ, बाद में मैं कैपिटल R की जगह पे कैपिटल R पुट कर दूंगा, ठीक है ना? यस। इसको मैं r डैश ले लो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो r डैश ले लो। तो पहले मैं कोई भी पोजीशन r डैश लेके चलता हूँ, ठीक है? यस। जी सर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं r डैश ले रहा हूँ, तो r डैश हमने लिख दिया gm dr/r² का इंटीग्रेशन हो गया -1/r।
ये हो गया Minus. इन्फिनेटिव से आर डैश, तो ये कितना हो गया माइनस जी एम बाई 1/r डैश माइनस 1/इन्फिनेटिव, 1/इन्फिनेटिव 0 होता है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर डैश हो गया। मतलब Yes, इस सरफेस से यहाँ से आर डैश तक लाने में पॉइंट पी पे जो u2 माइनस u1 हो रहा है, u2 मतलब हो गया u मतलब u आर डैश पे लाना और u1 मतलब u इन्फिनिटी पे होना। ये है इनिशियल और ये है ये फाइनल। final. तो पहले इनिशियली कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, infinity. है ना, और फाइनली कहाँ पे आ गया आर डैश डिस्टेंस पे, तो इज इक्वल टू हो गया माइनस जी एम बाई आर डैश। R dash. Yes. यदि मैं सरफेस पे ले आता हूँ, यदि मैं सरफेस पे ले आता हूँ तो आर डैश आर के इक्वल है, Yes, sir. सरफेस पे ले आया तो आर डैश आर के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते Minus हैं GM बाहर. यू आर माइनस यू इन्फिनिटिव इज इक्वल टू हो गया माइनस जी एम बाई GM आर। by R. और इन्फिनिटी पे आप एनर्जी को रेफरेंस में जीरो मानते हैं, जी Yes, सर. sir. तो यू आर जो एनर्जी हो गया, अब देखो यही एक्सप्रेशन है जहाँ पे आपको जेई या फिर कोई भी एंट्रेंस कंपटीशन आपको घुमा सकता है, क्योंकि माइनस जी एम बाई U आर फॉर्मूला infinity this. तब है, हाँ, जब इन्फिनिटी पे जीरो है। यदि इन्फिनिटी पे जीरो नहीं है तो हम इस फॉर्मूला को माइनस जी एम बाई आर नहीं लिख सकते, इसलिए आर डिस्टेंस पे जो एनर्जी होगी वो माइनस जी एम बाई आर होगा, ये टेकिंग द इन्फिनिटी एट जीरो। नाउ सेम फॉर्मूला इंटीग्रेशन और अंदर वाले बात करते हैं। अंदर वाले में ग्रेविटेशनल जो फील्ड ई है वो बेसिकली जी एम आर बाई आर क्यू है। तो इसी स्टेप्स को यहाँ पे जहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर किया, सिचुएशंस को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं U2 या U2 यानी U2 माइनस U1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ जी एम आर बाई आर, जी एम आर बाई आर क्यू R और cube. डी आर, और इसको इंटीग्रेट करता हूँ कहाँ से, When it is पहले मैं सरफेस का ले लेता हूँ, R. आर से लेकर के हम अंदर के स्मॉल आर तक लेते हैं, Yes. क्योंकि पहले हम सरफेस तक लेके आ गए थे। हाँ. तो Yes, sir. U2 अब ये हो गया आर पे अंदर वाले पॉइंट पे माइनस सरफेस हो गया कैपिटल आर पे इज इक्वल टू जी एम आर बाई आर क्यू, यानी जी एम आर क्यू बाहर हो गया, और आर टी आर का इंटीग्रेशन हम कर देते हैं आर स्क्वायर बाई टू, ये हो गया कितना, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके Capital R पास से small r. कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, होगा जी. इतना तो हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं करना चाह रहा हूँ कि यदि आर पे, U. अब अपने को यू आर तो पता है, यू Yes, आर sir. अपने पास क्या है माइनस जी एम बाई आर है, Minus GM by R. इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, हाँ. अब हो लिमिट जाएगा. पुट करेंगे, तो Yes, आप sir. बताएंगे कि अंदर वाले पॉइंट पे जो एनर्जी आएगी, इनसाइड पॉइंट पे जो एनर्जी आएगी या पोटेंशियल आएगी। अब यहाँ पे क्या देखो, मैं पोटेंशियल्स की बात कर रहा हूँ, वहां से एम नॉट गायब कर दिया हो ना हर जगह, तो हम जी सर. पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम बाई टू आर क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, देखो बहुत ही काम का फॉर्मूला है ये वाला जो फॉर्मूला है इनसाइड पॉइंट पे। यदि आप इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखते हैं तो आपको कॉम्पिटिशन से क्वेश्चंस कर सकते हो। मतलब अर्थ के इनसाइड पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस जी एम बाई टू आर क्यू। एनर्जी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। और पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो अगर मैं उस पे एम नॉट मास रख दूं तो एनर्जी क्या आ जाएगा, एम नॉट मास इंटू पोटेंशियल, Yes. या चूंकि हम कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी बाई मास पोटेंशियल होता है। तो वी आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3r R. स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से है कि एट सेंटर अगर मैं बात करूं अर्थ के सेंटर पे, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3gm/2r होगा कि नहीं, इसका ये Yes, sir. मतलब हो गया। अब ये Small बताइए r 0 है. कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि अर्थ
अर्थ के सेंटर पे कोई मास रख देते हैं, अर्थ के सेंटर पे यदि कोई मास रख देते हैं, अर्थ के सेंटर पे, इसका मास कैपिटल एम है, अर्थ के सेंटर पे यदि एम नॉट मास रख देते हैं तो इसकी एनर्जी कितनी? m0 into आप -3gm माइनस by 2. 3 एम नॉट बाई 2r होगा कि नहीं? Yes sir. जी सर। तो अगर आपको पोटेंशियल पता हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप आराम से निकाल सकते हो, Yes sir. बहुत इजीली निकाल सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ तक जी देख सर। लीजिए, कोई डाउट्स है पूछ लीजिए। एक तो अभी गया है आर्यन कुमार, आर्यन कुमार, आर्यन सिंह, आर्यन गुप्ता तो प्रेजेंट है। और लास्ट के 15-20 मिनट का है ना, बस 15 स्टूडेंट्स ही बचते हैं लास्ट में। अभी केमिस्ट्री वाले में भी 15 ही थे। गलत तो है ना स्टूडेंट ये, 13 ही बचे। कोई भी है क्लास हाँ, में इधर तो 13 ही है। कितना नहीं कैजुअल लेके चल रहा है, कितना कैजुअल लेके चल रहा है। पेशेंस मतलब नहीं रहता ना, एक्चुअली टाइम बढ़ जाता है तो उसमें दिमाग में हो जाता है कि अब क्या करें ना करें। तो तब तक आप थोड़ा सा लिखिए, मैं कुछ बच्चों को अभी कॉल करता हूँ। ये क्या है, लक्ष्य है क्या? लक्ष्य चला गया? ओहो, सबने सोचा कि चलो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ, यही सब तो हाँ। प्रॉब्लम है, यही सब तो प्रॉब्लम है। आज तो सबको पता भी लग गया चैनल। ये एक बहुत खतरनाक चीज होता है, इसलिए वो श्याम मोहन भैया बोलते थे। खुफिया हथियार पता लग गया सब। श्याम मोहन भैया तो बोलते थे कि रिकॉर्डिंग ही नहीं डालनी चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हाँ, डालनी थी, क्लास में समझो, क्लास में नोट करो, क्लास में लिखो, मतलब। सही बोलते थे, उनका एक्सपीरियंस है ना हाँ। भाई से। यस। तो यही चीज होता है कि बच्चे सब चले जाते हैं। अब उसके बाद संभव नहीं हो पाता ना, देखो रिकॉर्डिंग्स तो सारा टॉपिक का पड़ा हुआ है। अब एक बार जो हो गया सो हो गया, एक बार जो जो चीज रह जाता है ना, वो आपको टाइम ही नहीं मिलता रहता है करने। यस सर, फिर वो बाद में हो जाता है, वो बाद में बाद में ही हो जाता है वो, इसलिए तो बहुत जरूरी है कि साथ साथ कर लें सब। जो देखिए सेकंड टर्म है जो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, आप ये बता दीजिए, जैसे मान लीजिए एम मास है और इधर भी एम मास है, यहाँ से अगर इसके सेंटर पे एम नॉट मास रखते हैं, ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एम नॉट, एनर्जी ऑफ एम नॉट, तो क्या बताओ? आप एम नॉट के पोजीशन पे टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लो। यस सर, पोटेंशियल एक माइनस स्केलर 2g। क्वांटिटी होता है, जितने भी आपके पास मासेज हैं स्पेस में, उन सारे मासेस का इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लो और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को ऐड कर दो। और उसके बाद पोटेंशियल मिलने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको मास एम नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी एनर्जी आ जाएगी। जैसे हम पहले एम नॉट मास को हटा करके इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस मास पॉइंट। का माइनस जी एम बाई ए और यस इस सर, मास उसका का भी भी माइनस। माइनस GM GM बाय by तो ये हो जाएगा उसका माइनस जो टू जी एम एनर्जी बाई टू ए जी होगा। एम बाय और एम उसको एम नॉट। नॉट से यस सर। मल्टीप्लाई कर दो। एम नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू यस, जी एम टू एम। जी एम नॉट बाई। कोई यस। बड़ी चीज नहीं है, ये सब छोटी छोटी बात है यार। तो इसमें बच्चा सबको क्या ना समझ में नहीं आते रहता है, ये समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझ में। ठीक है, छोटी छोटी बात, ये सिर्फ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई बच्चा ध्यान से नहीं देख रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। यदि हम एक
किसी भी सरफेस का, किसी भी सरफेस पे h हाइट पे अगर हम पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखना चाह रहे हैं, ये अर्थ है, अर्थ का मास m और रेडियस r है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जी जाएगी u, वो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख माइनस जी सकते हैं एम माइनस एम जी कैपिटल एम स्मॉल एम, तो डिवाइड एम बाय नॉट एच लिखते हैं प्लस आर। आर प्लस एच, हाँ ये लिख सकते हैं, जी सर। यस बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द अर्थ मास सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि इस मास को, ये टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जो सरफेस पे एनर्जी है वो कितना है? अब एच हाइट पे तो सीधे तो नहीं चला गया, अगर हम यस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात पहले करते हैं, सरफेस पे गया फिर सरफेस से सरफेस से एच हाइट पे बात करते हैं, तो सरफेस पे एच हुआ माइनस yes। यू आर, तो सरफेस पे हो गया माइनस जी मतलब एच जी हाइट एम पे बाय ले आर गए एम नॉट बाई आर प्लस एम एच, नॉट बाय आर यस सर और सरफेस माइनस हो ऑफ गया माइनस माइनस जी कैपिटल एम जी एम एम नॉट बाय आर डिवाइड बाय आर, तो ये प्लस आर ही हो होगा, जाएगा। यस सर बिल्कुल, तो ये हो जाएगा माइनस जी 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 एम एम कैपिटल एम, नॉट को कॉमन दे। ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। यस सर यस सर। ये ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है कि किसी भी मास को अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे लेके जा रहे हो, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे लेके जा रहे हो, तो कितना टोटल एनर्जी का चेंज है। तो इस केस में ये हम इसको अगर मैनिपुलेट करें चीजों को, तो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा जी कैपिटल एम जी एम स्मॉल एम नॉट, और ये हो डिवाइड गया इनटू एच आर बाय आर आर स्क्वायर प्लस आर एच, और प्लस आर ऊपर एच जो हो जाएगा ऊपर एच हो जाएगा, एच आ जाएगा। यस है ना। अब जी एम बाई आर स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + h/r, और ऊपर हो गया एच, एम नॉट भी हो गया। जी सर। यदि एच वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर होगा, तो 1 h/r टेंडिंग टू 0 होगा, यस सर। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर को जी नॉट अर्थ के सरफेस का ग्रेविटी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं, हाँ तो ये हो यस सर जाएगा एम नॉट इंटू जी एच, 1 + h/r को तो हमने h/r को 0 कर दिया, तो 1 + 0 1, मतलब ये देखो, जब आप एच हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेमेटिक्स में यूज कर रहे थे, तो mgh यूज कर रहे थे, वर्क पावर एनर्जी में भी mgh यूज कर रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तो ये चेंज है, क्या है? चेंज है। ये कहाँ से कहाँ तक है? अर्थ के सरफेस से एच हाइट तक ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है, और इस केस में यदि हम अर्थ के सरफेस की एनर्जी को 0 मान लें, ठीक है, अगर हम क्या मान लें, यू आर को अपन जीरो मान रहे हैं। अगर यू आर को 0 मान लें, तब जो यू एच आएगा वही हमारा एम जी एच। एम जी एच होगा। यस सर जब हम यू आर को 0, तो तब एम जी एच एच हाइट पे जो एनर्जी आएगी वो एम नॉट इंटू जी एच होगा। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो आपको अप्लाई करना है, कि एम जी एच फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास ये सर कंडीशन हो, अच्छा सर। अदरवाइज जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, वो हम कैसे यूज करेंगे, u इज इक्वल टू एम जी एच बाई 1 + h/r, आर ये होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर। सर एक बार स्लाइड पीछे वाली साइड हटा लो सर हटा लो सर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एस्केप स्पीड। अब आज जिसका ग्रेविटेशन छूट जाएगा तो उसका तो फिर कहानी ही बन जाएगा, और सर किसकी तो इसका पूरी। मतलब क्या होता है स्टेप्स? अभी देखते हैं, एस्केप स्पीड का मतलब ये होता है कि आपने क्या है, मास जो पहले बाइंडेड था ना, जिसकी एनर्जी नेगेटिव थी, सिस्टम ऑफ मासेस की एनर्जी नेगेटिव होती है, मतलब ये क्लोज सिस्टम होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। अब हमें इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, इनफाइनाइट सेपरेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमने एक मास को दूसरे मास के फील्ड से एस्केप करा। जैसे फॉर एग्जांपल एस्केप स्पीड हर प्लैनेट्स का होता है, अर्थ का भी एस्केप स्पीड होता है,
जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अर्थ के सरफेस पे यदि हम किसी मास को कुछ एनर्जी दे दें जिससे इसकी एनर्जी जीरो हो जाए, मतलब ये इन्फिनिटी पे चल जाए, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेरिक अट्रैक्शन से बाहर चला जाए, तो इसको हम लोग एस्केप स्पीड बोलेंगे। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो, देखो आईआईटी यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट समझो। अल्टीमेटली आप क्या करते हो, एस्केप स्पीड की जब भी आप बात करते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने आता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पहले आप क्या करो, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करो। देखो जब भी अपने पास, जैसे मान लो अर्थ का मास m है, रेडियस r है, और एक m0 मास है अर्थ के सरफेस पे, तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल M m0 बाई r यस सर। होगी। अब इसकी सर। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये इसका पॉजिटिव वैल्यू जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी होता है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है इतना एनर्जी, मिनिमम एनर्जी given to any system such that it will deassemble, या amount of energy released in the process when the system deassemble। हमने असेंबलिंग में रखा हुआ है एनर्जी नेगेटिव, जब आप इसकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ही आप दे दोगे, बाइंडिंग एनर्जी आप दे दोगे, तो सिस्टम क्या यस होगा, डीअसेंबल हो ये जाएगा। सिंबल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी अब इस पार्टिकल को देना है। क्यों, क्योंकि अर्थ के सरफेस से हमें इसको एस्केप कराना है, हटाना है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको बाहर लेके जाना है। यहाँ तक फील्ड है, यस सर। इस फील्ड से इसको बाहर लेके जाना है। तो हमने ये कहा कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो बाइंडिंग एनर्जी है जी कैपिटल एम एम नॉट बाई आर, इसको हम हाफ एम नॉट वी स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं। यस सर। जी कैपिटल एम नॉट बाई आर को हाफ एम नॉट वी स्क्वायर से इक्वेट कर देते हैं। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल कर दिया, इससे जो v आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2gm बाई आर आएगा। यस यस सर। सर। यस सर। gm को gr स्क्वायर पुट करेंगे तो अंडर रूट 2gr आएगा। ये जो फॉर्मूला है वो एस्केप स्पीड है, और सर इसकी क्या वैल्यू अंडर रूट अंडर रूट अंडर 2gm बाई रूट आर आएगा ना इस पे, यस सर। हाँ सर। या gm को m gr तो स्क्वायर पुट कर जी दो, आर सर। प्लेनेट का gm मास को है ना। g नॉट r स्क्वायर पुट कर दो। यस सर। ये अर्थ का एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी यस के सर। टर्म में यस अंडर सर। रूट 2gr होगा। तो ये किलोमीटर जो पर सेकेंड है वो हमारा एस्केप स्पीड, मतलब मिनिमम स्पीड। एस्केप स्पीड का मतलब क्या हो गया, मिनिमम स्पीड गिवन टू एनी पार्टिकल सच दैट इट विल कम आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से अगर बाहर चला जाएगा तो वापस नहीं लौट के आएगा, स्पेस में चला जाएगा। यस सर। तो ये हमारा एस्केप स्पीड। क्लियर हुआ। अब देखो जेई ने जी एक बार सर। कमाल का क्वेश्चन पूछा। जेई ने क्या करा, ये सारा तो डेफिनेशन तो भाई सब पढ़ के गया, और जेई ने करा कि ऐसा कर दिया कि अर्थ के सरफेस को अर्थ के सरफेस को ऐसे हेमी स्फीयर बना दिया। अर्थ आधे अर्थ को कट कर, और यहाँ से पूछ लिया कि इसका एस्केप स्पीड क्या। आईटी एडवांस ने पूछा उसका एस्केप स्पीड क्या हो। अब देखिए इतना तो हमें पता है कि जो, थोड़ा सोचोगे क्या, कुछ पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर इसकी पूरा पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर था, निकालने बस बाकी। वो हाँ ठीक। पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, उसको पॉजिटिव कर दे और हाफ में भी स्क्वायर के हाँ इक्वेट यस कर दिया। सर। यस सर। प्रोसेस तो यही है, स्टेप यही है। तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला इनसाइड पॉइंट पे तो ये पता ही था। यदि यदि अर्थ यहाँ पे देखो पूरा स्फीयर हो या आधा स्फीयर हो, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। जी सर। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। अगर पूरा स्फीयर है, मान लो कि अगर 2v नॉट पोटेंशियल है,
तो आधे स्क्वायर पे वी नॉट पोटेंशियल होगा, वी नॉट। यही होगा ना पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड जी है सर। तो यस उसमें सुपरपोजिशन लगता है। पोटेंशियल तो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें अलजेब्रा का एडिशन चलेगा। तो हमने क्या करा, अगर इसका मास, अर्थ का मास या हेमिस्फीयर का मास m दिया हुआ है, तो r को 0 के हिसाब से तो -3gm/2r ही होगा ना। यस सर। r को अगर हम 0 कर देते, ठीक है, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -3gm/m0/2r होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी निकाल देते हैं, प्लस में तो 3g 3g/m0/2r। इसको अब इक्वल इसको इक्वल कर दिया, हाफ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m0 एस्केप स्पीड का स्क्वायर। तो 3gm/m0/2r इज इक्वल टू हो गया हाफ m0 एस्केप स्पीड स्क्वायर, m0 से m0 कैंसिल, 2 से 2 एस्केप स्पीड 2 से 2 कैंसिल, ये √3gm/r होगा कि नहीं? जी सर। यस gm समझ में है ना। फिर एक बार यही नहीं, सर ये एक समझ बार में नहीं आया। जैसे देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने, स्टेप। हाँ ये जो था, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने -gm/2r की At 3r center. स्क्वायर - r स्क्वायर यहाँ कर पे दिया है। r को 0 इसलिए माना है ना r कि वो 0 सेंटर किया पे ना, है। सेंटर पर है। इसका अर्थ का अगर हाफ पार्ट पूरा होता तब तो इसका पोटेंशियल ये था। हमने Yes, sir. कहा कि हाफ पार्ट निकाल भी दिया तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा। मास अगर हाफ हो गया तो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा। तो हेमी Yes, स्फीयर का मास ही यहाँ पे m दिया हुआ है। अर्थ का टोटल मास 2m रहा होगा और हेमी स्फीयर का यस मास m दे दिए। तो इस केस में फॉर्मूला तो अब चेंज करेगा नहीं, सिर्फ r 0 हो गया। सर r 0 yes. क्यों हुआ? r 0 क्योंकि सेंटर पे बात करना, ये r होता सेंटर कहाँ से पे आर भी, गिनते हैं किया ना। हुआ है ना इसलिए सेंटर हुआ। यस सेंटर सर से r कैलकुलेट करते हैं ना, तो आ सेंटर गया पे आ सर। गया तो r 0 हो गया। तो ये तो पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल हो गया तो अब इसको हम क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए इसको प्लस कर देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एस्केप स्पीड आ जाएगा √3gm/r आ जाएगा। समझ में आया क्या? जी Yes, सर sir. आया। अब ये चीज क्या है कि क्वेश्चन आईआईटी ने एक बार और पूछा। ये आप देखोगे क्वेश्चन बैंक में एक बार आईआईटी ने फिर घुमाया, क्योंकि यार बच्चे सब तो फॉर्मूला याद करके, पहले √2gm/r फॉर्मूला था एस्केप स्पीड का, तो उसको क्या करा कि फिर क्वेश्चन एक फ्रेम किया, एक m मास डाल दिया, एक m मास यहाँ डाल दिया और एक m0 मास यहाँ, और सेम एग्जैक्ट टर्म था, व्हाट इज द एस्केप स्पीड ऑफ m0, व्हाट इज द escape speed of m0 mass। ठीक है, escape speed of m0 mass है। तो अब इसमें क्या करेंगे, फिर एग्जैक्टली वही काम करना है। यस सर वही। इस मास को फिक्स रखना है। ये सर क्वेश्चन में दिया था कि फिक्स है। -2gm/a हाँ एग्जैक्टली, पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे, -2gm/a अभी निकाला भी था। यस जी सर सर। फिर एनर्जी के लिए इसको m0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2gm/m0/a, अब इसका मॉड ले लेंगे बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग मॉड एनर्जी ले लिया, 2gm not by और 2gm/m0/a को हाफ mv स्क्वायर के ऑफ इक्वल, m नॉट एस्केप। एस्केप स्पीड √4gm/a आ गया क्या? यस सर यस सर। यस सर यस सर तो ये सेम क्वेश्चन आईआईटी में था। देखो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कितना आसान लगता है, और हाँ जब सर। कॉन्सेप्ट Yes, समझ sir. में नहीं यस सर आता है तो दिमाग में ये होता है कि भाई हमने तो देखा था अर्थ के लिए होता है, ये मास में पूछ दिया एस्केप स्पीड। यस यस सर तो फिर हम ग्रेविटेशन में थोड़ी सी थ्योरी और बच गया है, सैटेलाइट्स का तब हम सर थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में पूरी हो जाएगा पूरा हो जाएगा जब तक। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे, और एक जी क्लास सर। और लेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस। टोटल 3 क्लास हम ग्रेविटेशन में लगाएंगे, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीक का शेड्यूल होगा उसमें हम फ्लूइड का रखेंगे। 4 क्लास लगाएंगे, सर 5 क्लास के आसपास हमारा फ्लूइड खत्म हो जाएगा। सर आप तो बोल रहे थे कि सैटरडे को रोटेशन की डाउट क्लास लगाएंगे मतलब डाउट रोटेशंस सॉल्व। हम डाउट्स लगा लेंगे रोटेशंस की, ठीक है। अभी आप बनाओ उसको हम साइड में थोड़ा सा ना, सैटरडे को अगर देखो, क्योंकि जिस दिन ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम करेंगे ना
उस दिन सबसे पहले हम रोटेशंस की डाउट्स भी कर लेंगे। ठीक है। यस सर, ओके सर। थैंक यू ओके। सर। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे ग्रेविटेशंस है ना, तो ग्रेविटेशंस का पहले थोड़ा सा आप काम शुरू कर दीजिए। रुकिए, पहले आपको DTS 61 से लेकर के ना 51 आप क्वेश्चन बता, हाँ 61 से 80 तक बना लीजिएगा। 61 61 से लेकर के 80 तक DTS 5 है, DTS 5 है, DTS 5 आपको करना है। ग्रेविटेशन का होमवर्क है आपको 61 से लेकर, अभी अभी देख लीजिएगा ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सब सही रहेगा, बाद में हाँ देखिएगा सर, तो गड़बड़ हो ये जाएगा। अभी 61 1 से to 4 लेकर कब करें? DTS 1 to 4 वो सर दे DTS देंगे। नहीं, इस चैप्टर का DTS 5 ही है, इसमें नंबर दिया हुआ है। मतलब रोटेशंस अच्छा के बाद जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, तो रोटेशन में हाँ प्रॉब्लम नंबर 60 तक रोक दिया है। अच्छा, शायद पीछे भी है, तो मैंने आपको लेवल 2 का बता दिया था। सर आप फोटो खींच तो एक बार हाँ, एक क्वेश्चन एक की, से तो वहां लेकर से के हम कर लेंगे। सुनो, एक से लेकर के आपको करना है 30 तक। DTS फुल 1 2 करने हैं मतलब। हाँ, DTS 1 2 करना है, 1 to 30 करना है। अभी साथ में ही कर लीजिएगा, बाद में फिर कंफ्यूज हो जाएगा। आज ही कर लेंगे सर। 1 से 2 तक सर ये कर आप लीजिए। डालोगे क्या चैनल पे? हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। देखो डर अगर गई सही अगर हो गया होगा ना रिकॉर्ड तो मैं देखता हूँ। रिकॉर्ड तो ठीक है, है सर। और जिसको और नहीं तो हुआ ही गया होगा होगा। ना तो फिर छूटेगा। बहुत सारे बच्चे ना चले गए सर थे। एक बार है ना, पिछली क्लास हाँ मतलब जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उससे पहले मत डालना, उसके बाद डालना। हाँ उसके बाद नहीं डालिएगा सर। ठीक सर, है, ओके। हाँ, क्या आर्यन बताओ। सर आज ही डाल देना क्या? ये सर आज डाल देना। उसका लगता है कुछ छोटा है सर। हाँ ठीक है, बीच ओके ओके, थैंक ओके यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर, बाय सर। थैंक यू, बाय। सर बाय सर।